उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में नई सरकार को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने सरकार के लिए अपने ऑब्जर्वर की तैनाती कर दी है। सीनियर बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी को उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है। दोनों ही नेता जल्द देहरादून पहुंचेंगे और विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होकर नए मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। हालांकि अभी बैठक और शपथ ग्रहण को लेकर कोई तारीख नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 19 मार्च को देहरादून में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है और 20 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। सीएम के नाम को लेकर भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है। तो सीएम के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और ऑब्जर्वर के तौर पर राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। नए नेता के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। 19 मार्च को मीटिंग हो सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 20 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। विधानमंडल दल की बैठक में ये शामिल होंगे और नए नेता यानी सरकार बनाने को लेकर जिम्मेदारी और नाम तय करने को लेकर बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि उससे पहले चर्चा की जाएगी। नए नेता चुनने की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। तो उत्तराखंड में किस तरह की हलचल है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस में हार की वजह से कलह जो है उधर ये भी देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो यहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वहीं मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। और ये भी है कि अब यहां पर नए नेता के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी ने यहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और 19 मार्च को मीटिंग हो सकती है, सूत्रों के हवाले से है। 20 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है। नई सरकार को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है कि नई सरकार जब बनेगी तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। और हमारे साथ अनुपम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। अनुपम जी से जानेंगे। अनुपम जी, जो स्थितियां उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और वहीं मीनाक्षी लेखी हैं, तो वहीं नए नाम को लेकर यानी सरकार में जो बनने जा रही है सरकार, उसमें भी नए नाम को लेकर भी चर्चा की जाएगी और क्या कुछ वहां पर स्थितियां देखने को मिल रही हैं? अनुपम जी देखिए, मैं जैसे शुरू से कह रहा था कि बीजेपी बेसिकली 2 पॉइंट्स पे काम कर रही है कि एक तो है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको एक कार्यकाल और दिया जाए। कई विधायक हैं जिन्होंने उनके लिए सीट छोड़ने की पेशकश की है, तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि विधायकों में से ही किसी एक विधायक को, जो चुने विधायक आए हैं उनमें से कोई एक विधायक को नेता सदन बनाया जाए, यानी कि जो मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले। तो इन दोनों ऑप्शंस पे ही विचार होगा और मुझे लगता है बीजेपी ने काफ़ी हद तक इन पे ऑप्शन पे विचार कर भी लिया होगा। इसी का मद्देनजर दोनों ऑब्जर्वर्स राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी आएंगे शनिवार को प्रोबेबली, और उसके बाद ये आते ही तुरंत अपना फैसला सुना देंगे बातचीत करने के बाद। और 20 या 21 को एक नए मुख्यमंत्री की यहाँ शपथ भी हो जाएगी, क्योंकि 23 मार्च तक उत्तराखंड का नया सरकार का गठन हो जाना है। जो मौजूदा सरकार है, कार्यवाहक सरकार है, उसका कार्यकाल 23 मार्च तक का है। जी अनुपम जी, क्योंकि अगर बात करें तो नई सरकार को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है, नए नेता के नाम को चुनने की लगातार बातचीत की जा रही है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और मीनाक्षी लेखी को। लेकिन क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि नई सरकार बनने पर क्या कुछ बदलाव वहां पर देखने को मिलेंगे? उत्तराखंड में किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो पिछली सरकार के जितने मंत्री चुन के आए हैं, एक मंत्री हैं यतीश्वर रंजन, चुनाव हार गए, उसके बावजूद बाकी जितने मंत्री हैं वो सब रिपीट कर गए हैं। तो बहुत चांसेस है कि वो सारे मंत्री, वो सारे चेहरे नई सरकार में भी अपनी जगह बनाएं। इसके अलावा थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश होगी। बिल्कुल, क्योंकि इंतजार करना होगा, क्योंकि 19 मार्च को मीटिंग होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि 20 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। उत्तराखंड चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने बाजी मारी है और अब नई सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। और इस बीच बीजेपी के सीनियर नेता और 7वीं बार के विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। अब बंशीधर भगत सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उत्तराखंड विधानसभा का गठन होगा। उसके बाद सभी विधायक विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव करेंगे।
उत्तराखंड के सभी विधायकों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल रहे। उत्तराखंड में बीजेपी के 7 सांसद हैं और 2 राज्यसभा और 5 लोकसभा, और सभी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। उत्तराखंड में मिली बड़ी जीत की बधाई भी दी है और जीत की खुशी पीएम मोदी के साथ बांटी। इससे पहले बीजेपी ने इन सभी सांसदों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हुई है, जिसमें लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, माला राज्यलक्ष्मी शाह, अजय भट्ट, तीरथ सिंह रावत और अजय टम्टा के साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और नरेश बंसल भी शामिल रहे। सभी ने जेपी नड्डा को जीत की बधाई दी। कांग्रेस में चुनाव हारने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने हरीश रावत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हरीश रावत ने इस चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटे हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिला अब अपना पैसे वापस देने के लिए हरीश रावत को तलाश रहे हैं। और इसके साथ ही रणजीत ने कहा कि हरीश रावत अपने सम्मोहन में नए लोगों को बांध लेते हैं। हरीश रावत के किए गए सम्मोहन का नशा मुझ पर 35 साल से रहा। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यही हाल इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस का है, जहां टिकट बेचने से लेकर सीट बदलने और पार्टी का बेड़ा गर्क करने का आरोप बड़े नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। हालात यह है कि हार के बाद कांग्रेस में आपसी कलह चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस की चुनाव में करारी हार क्या हुई, बड़े नेताओं का दर्द छलकने में देर नहीं लगी। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने इशारों में कहा कि फसल बोए कोई और काटे कोई, ये सही नहीं है। प्रीतम सिंह की इसी बात को सही बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया में कमेंट लिखा और कहा कि पहले रामनगर और फिर लालकुआं से चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी का था, मेरा नहीं। हरदा ने इशारों में प्रीतम सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत पर वार किया तो रामनगर से टिकट कटने और सल्ट से चुनाव हारने वाले रणजीत रावत ने जोरदार पलटवार किया। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत पर टिकट बेचने तक का आरोप लगा दिया कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। कांग्रेस में झगड़े की शुरुआत साल 2017 के बाद ही हो चुकी थी, जब हरीश रावत 2 सीट से चुनाव हारे और पार्टी के 11 विधायक जीते। कहानी 2022 में भी खराबी हो गई और प्रीतम सिंह को छोड़कर हरीश रावत, रणजीत रावत, गणेश गोदियाल, करण महाराज चुनाव हार गए और फिर बड़े नेताओं में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सबका सम्मान है, लेकिन बड़े नेताओं को अपनी बात बंद कमरे में रखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सभी बयानों का स्वागत है, पर पार्टी के अंदर आए हो बात, सबकी भावनाओं का स्वागत है, जिसको जो कहना है उसका स्वागत है, लेकिन वो पार्टी के अंदर आए। अगर वो इस प्रकार से सोशल मीडिया पे दिखाने की बात होगी या पूरे तमाशा करने की बात होगी तो फिर उससे किसका हित है? मैं समझता हूं कि पूरी पार्टी का हित है। सब लोग अपनी बात को पार्टी के अंदर ऑफिस में आकर कमरों में कहें, जो भी उनकी भावनाएं हैं सबकी भावनाओं को सुना जाएगा। उत्तराखंड में जो कांग्रेस सरकार बनाने की सोच रही थी वो सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के लिए 5 साल मेहनत करने और सरकार की उम्मीद लगाए बैठे कार्यकर्ता निराश हैं, लेकिन चुनाव में बुरी तरह पिट चुकी कांग्रेस के बड़े नेता हारने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ हमलों के लिए मैदान में डटे हुए हैं। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष रहे और रानीखेत से चुनाव हारे कांग्रेस नेता करण मेहरा ने कांग्रेस की हार के लिए अपने बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया है। मेहरा ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले नेताओं में आपस में जो बयानबाजी हुई उससे लोगों को बड़ा धक्का पहुंचा। मेहरा ने कहा कि फ्री राशन स्कीम का गांव-गांव और खासकर महिलाओं में बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया। महंगाई का मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस अपनी बात ठीक से नहीं रख पाई।
प्रभाव था, खासकर महिलाओं पे। महंगाई और अन्य चीज़ों पे हम लोग अपनी बातों को उस प्रभावी ढंग से नहीं रख सके, मेरा ऐसा मानना है। और गाँव में मैंने देखा जो इंटीरियर गाँव है वहाँ फ्री राशन वाला जो मुद्दा है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा गया। देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी फूलदेई पर्व को मनाया है और इस मौके पर उनकी देहरी पर फूल डालने पहुंचे बच्चों को उपहार दिए हैं। धामी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही और बच्चों को साथ दोनों ने फोटो खिंचवाई है और इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को भी शुभकामनाएं। फूलदेई हमारे यहाँ से बड़े धूमधाम से प्रकृति संरक्षण का एक त्यौहार है, एक पर्व है और निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड हमारी देवभूमि है वहीं प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में भी आज हमारे उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। मैं सभी प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी अपने दिल्ली स्थित आवास में फूलदेई का पर्व मनाया और काफी धूमधाम से पर्व मनाया। इस दौरान बच्चों ने देहली की पूजा की है, देहली पर फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए और शुभ भविष्य की कामना की है। राज्य में फूलदेई को लेकर खूब मान्यता भी है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में फूलदेई खास और अलग अंदाज में मनाया गया। यहां धौला देवी के बजेला में स्कूली बच्चों ने पारंपरिक परिधान पहने हैं और पारंपरिक वेशभूषा में पहले स्कूल के गेट की पूजा की और फिर फूलदेई छम्मा देई के साथ पूरे स्कूल की पूजा की और सभी की बेहतरी की कामना की। रुद्रप्रयाग में भी फूलदेई त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। पहाड़ में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और इस खास दिन पर फ्यूली, बुरांश और बासिंग के पीले, लाल, सफेद फूल बच्चे टोकरी में तोड़कर लाते हैं। फूलों के साथ गुड़ और चावल रखकर पूरे इलाके में बच्चे ले जाते हैं और सभी के दरवाजों पर डालकर खुशहाली की दुआ मांगते हैं। चैत्र महीने के पहले दिन फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है और कई जगहों पर तो 8 दिन तक त्यौहार की धूमधाम रहती है। उनके लिए फूलों के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में हम पेड़ों पर चढ़ते हैं और सभी के लिए फूल आते हैं। मान्यता है कि घाम लगने, जो धूप होती है उसको लगने के बाद ही फूल निकालने चाहिए, नहीं तो उन्हें झूठा कहा जाता है। माँ प्रकृति की संतान स्वरूप हम सब हैं और मनुष्य का प्रकृति से युगांतर से पुराना रिश्ता है और उसकी पुष्टि यहाँ का ये पर्व कर रहा है, जिसमें हम अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं, अपनी संस्कृति से उनको बांधते हैं जुड़ा रहने की। नैनीताल में भी फूलदेई के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राज्य की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाने वाले इस पर्व के मौके पर सुबह बच्चों ने घरों की देहली पूजन किया है और इसके बदले बच्चों को भेंट स्वरूप चावल, गुड़ और उपहार दिए गए। उत्तरकाशी में चैत्र माह में फूलदेई पर्व का शुभारंभ विश्वनाथ मंदिर से किया गया। इस पर्व की शुरुआत ढोल बाजों के साथ पारंपरिक गीतों के साथ किया गया। इस मौके पर बच्चों ने टोकरी में फूल लेकर मंदिरों और घर की देहरी पर फूलों की वर्षा की। सबसे पहले बच्चे ने काशी विश्वनाथ मंदिर में फूल चढ़ाए और इसके बाद सभी मंदिरों और अपने घरों में फूल चढ़ाए। और आगे भी खबरें जारी, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।